बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे डोनाल्ड डू की जो हियरिंग कांग्रेस में शुरू हुई है अमेरिका में, उसमें से जो स्टेटमेंट दी है उस पर बात करेंगे और इसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत पर, कुछ उस पर बात कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि डोनाल्ड डू की स्टेटमेंट आगे चल के क्या होती है। अभी तो उसने एक 4 सफ़े का बयान दिया है, अभी उस पर जिरा वगैरह होगी। जो उसकी हियरिंग होगी उसमें कमेटी के कांग्रेसमैन और डिफरेंट सेनेटर्स उसमें बैठेंगे, तो पता चलेगा कि वो क्या क्वेश्चंस करते हैं और डोनाल्ड डू साहब उसका क्या जवाब देते हैं। इसके अलावा साइफर केस में जो पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कुछ उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियोस में मेरे तज्जियों से अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो नाजरीन, डोनाल्ड डू का एक बयान सामने आया है जो अब वो कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होकर चंद एक चीजों की वजाहत देगा। इस 4 सफ़े के बयान में जो मैंने देखा है उसमें उसने मेनली जो बात की है, वो अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान में उसने बयान किया कि जी 31 साल पहले, 31 बरस पहले मैं पेशावर में जब तैनात था तो मैंने ये देखा और वो देखा, और वहाँ पे इलेक्शंस में रेगुलरिटीज होती हैं, ये एक आम सी बात है। और रियासती इदारे जो है वो कंट्रोल भी उसे करते हैं, लेकिन फिर भी अवाम का जोश व जज्बा, एंथुजियाज्म बड़ा काबिल दीद होता है और वो निकल कर वोट डालते हैं और ये वो, यानी उसने प्ले डाउन करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो ये 2024 में अब इलेक्शन हुए हैं, तो अपने 31 साल पुराना तजर्बा उसने इस्तेमाल करके कहा जी कि ये तो आम सी बात है, पाकिस्तान में होता है। इससे आपको नजर आता है कि जो इतने भयानक लेवल पर एक इलेक्शन को रिग किया गया है, एक वो जमात जिसे 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी हासिल हो रही थी, वो क्लीन स्वीप कर रही थी पूरे मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते। आपने ना सिर्फ उस जमात की सीटें छीनी, बल्कि वो आपने उनकी रिजर्व सीट्स भी बंदर बांट के जरिए दूसरी पार्टीज में बांट दी ताकि उनको 224 का फिगर मिल जाए, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी लेने आए। गजब खुदा का कि जो जमातें को 17 सीटों वाली, को 25 सीटों वाली हैं, उनको 2/3 मेजोरिटी दिलाई गई है इस इलेक्शन के जरिए। इन अ नटशेल मैं ये कह सकता हूं कि जो जमातें मतलब ओवरऑल फेलियर का शिकार हुई हैं, वो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, और ना सिर्फ हुकूमत में बैठी हैं बल्कि उन्हें 2/3 मेजोरिटी भी दिलवाई जा रही है। इन इलेक्शंस को डोनाल्ड लू साहब कंपेयर कर रहे हैं अपने 31 साल पुराने किसी इलेक्शन के तजर्बे से और फरमाते हैं कि ये तो पाकिस्तान में होता रहता है, यानी कि ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल चीज है, इलेक्शन में रिगिंग होना और ये होना और वो होना। तो इस पे कोई इतनी खास फिक्र की जरूरत नहीं, उनका लुबे लुबाब ये है। अभी वो साइफर की तरफ नहीं आए हैं, जब साइफर की तरफ आएंगे तो फिर देखते हैं कि वो क्या बात करेंगे। लेकिन जनाब, बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान में एक रेगुलर चीज है तो फिर आपको सोवियत यूनियन तो अपनी राज, और रशिया में अभी व्लादिमीर पुतिन के इलेक्शन हुए हैं, उन पर भी आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए, जिसमें वो 70-80% वोट लेके दोबारा मुंतखब हो गया है। आप उस पर फिर रिगिंग का इल्जाम क्यों लगाते हैं? वो तो वहां पर भी नॉर्मल चीज है। सोवियत यूनियन में, माफ कीजिएगा मेरे मुंह पे सोवियत यूनियन चढ़ा हुआ है, रूस में भी जो इलेक्शन हुए हैं वो भी रिग्ड होते हैं। व्लादिमीर पुतिन कितने अरसे से रूस का इस वक्त ऑल इन ऑल है, तो वहां पर फिर क्यों एतराज करते हैं? वहां पर भी नॉर्मेलिटी है, उसे भी एक्सेप्ट करें। अब ये डिपेंड करता है कि आगे चल के ये केस क्या सूरत इख्तियार करेगा। जब साइफर की बारी आएगी तो फिर देखना है कि डोनाल्ड डू साहब अपने उन बिला जवाज इकदाम का क्या जवाब फराहम करने की कोशिश करेंगे। ये बात अभी वाजे नहीं है, लेकिन एक बात वाजे जरूर होगी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में होने वाले 8 फरवरी के इलेक्शंस को एक तरह से आप कह लें कि एक्सेप्टेबिलिटी देने जा रही है, अगरचे उन्होंने उस पर कुछ नाक भों चढ़ाई है, कोई थोड़े बात, कोई जैसे कहते हैं ना फ्राउनिंग, वो माथे पर तेवरियां डाली हैं उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं और वो ये हैं। लेकिन जहां तक मैं डोनाल्ड डू का मतन समझ सका हूं, वो इसको वॉश डाउन करना चाहता है। वो कह रहा है कि हाँ इरेगुलरिटीज तो हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आम बात, आमतौर पर ये चीजें पाकिस्तान में होती रहती हैं। तो ये अभी तक तो जो सामने नजर आया। साइफर पर वो क्या कहेगा? पाकिस्तान में जो बरकी साहब हैं, जो पीटीआई के मेन रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया है बंदोबस्त। गालिबन मेरा ख्याल है आज शायद लेटर ऑन आवर्स में हो भी जाएगी। अमेरिका में तो अभी सुबह चल रही है, यूके में दोपहर है और पाकिस्तान में रात होने वाली है, शाम होने वाली है। तो
हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाए। उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को अप्रोच किया है, वो हो सकता है उनमें से एक दो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बैठे और वहां पर वो जिस तरह से रेजीम चेंज का जो ऑपरेशन किया गया डोनाल्ड लू के, असद मजीद साहब जो हमारे सफीर थे पाकिस्तान में उस वक्त के, उनकी मुलाकात के बाद जिस तरह से डिमांड की गई, बल्कि एक तरह से धमकाया गया कि आप ये काम करें नहीं तो फिर आपके साथ बड़ा बुरा सलूक होगा, तो ये धमकी है और मुदाखलत है एक दूसरे मुल्क में। इसके ऊपर देखते हैं वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा अमेरिका में दूसरे ममालिक की जमहूरियत या हुकूमत में मुदाखलत करने के खिलाफ कानून मौजूद है। ये कानून मौजूद है अमेरिका में कि वहां पर वो ट्राई हो सकते हैं। डोनाल्ड लू साहब के ऊपर अगर ये बात साबित हो गई या उन्होंने इतराफ कर लिया या साबित हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत की है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसका बड़ा शदीद धचका पहुंचने वाला है, क्योंकि इसके आफ्टर शॉक्स फिर व्हाइट हाउस तक जाएंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो इस वक्त अपनी सर्वाइवल की फाइट लड़ रहे हैं, बज़ाहिर ये नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीतने जा रहा है और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी अब उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक लास्ट नेल इन द कॉफिन भी साबित हो सकता है डोनाल्ड लू का ये कदम। अगर ये काम हो गया और ये साबित हो गया कि साइफर पाकिस्तान में मुदाखलत हुई, ये गैर मुल्की मुदाखलत थी, तो फिर याद रखिएगा कि इसके असरात पाकिस्तान पे भी मुरतब होंगे। वो लोग जो अभी बगलें बजा रहे हैं इमरान खान को सजा दे के, इलेक्शन से बाहर करके, पार्टी का इंतखाबी निशान छीन के, लीडर्स छीन के, तितर बितर करके सारी पार्टी, इमरान खान को बेजान नारवा केसेस में सजाएं सजा के भोंडे तरीके से जेल में डाल के, जो मेरा अगला टॉपिक है, तो उनको फिर जरा समझना पड़ेगा कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हार गई, और जो कि हारेंगे जो बाइडेन, नजर तो यही आ रहा है, कोई मौजूदा ना हो जाए अनलेस, और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी थिंकिंग वही है, वो एंटी वॉर है, वो जंग नहीं करना चाहते, उन्होंने जंग बंदियों के दस्तखत किए हैं माहिदों पर, और वही इमरान खान का जो एक स्टैंड पॉइंट है हमेशा पिछले 30 साल से कि जंग से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझता है कि इमरान खान वो आदमी है जिसे एलाई बनाकर वो इस खित्ते में अमन कायम कर सकता है और अमरीकी मफादात के तहत काम आगे बढ़ा सकता है। लिहाजा उसके आने से ये तमाम चीजें फिर रोल बैक होंगी और रिवर्स भी होंगी। लेकिन जो बाइडेन के लिए डोनाल्ड लू इस वक्त को बहुत खतरनाक किस्म का किरदार अदा कर सकता है। अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि हाँ उसने ये कहा था, तो अंदरूनी मुदाखलत किसी मुल्क में साबित हो जाएगी। और अगर उसने तस्लीम ना भी किया लेकिन शवाहिद की बुनियाद पर यह कहा गया कि इसने मुदाखलत की है, तो दोनों सूरतों में जो बाइडेन के लिए बहुत हजीमत का बायस बनने वाला है। अगले मौजू की तरफ आते हैं नाजरीन। साइफर ट्रायल पे जो अब हाई कोर्ट में उसकी अपील लगी है, जिसमें जज अबुल हसनात ने इमरान खान साहब को बिल्कुल एक भोंडे तरीके से, एक इंतहाई गलत तरीके से, बिल्कुल उजरत में ट्रायल चलाकर जो सजा दे दी गई थी, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था अपने एक वीलॉग में कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये इमरान खान को फेवर दे दी गई है ये सजा सुना के, क्योंकि इतने सुकम छोड़े गए हैं इस ट्रायल की कंप्लीशन में, इस सजा को सुनाने में इतने कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया कि लगता है कि जानबूझ के इमरान खान साहब को फेवर दे दी गई है कि जब ये अपर कोर्ट्स में जाएंगे ये केसेस सारे, तो इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि तमाम कानूनी तकाजों को नजरअंदाज करते हुए, बल्कि उन्हें धज्जियां उनकी उड़ाते हुए इमरान खान साहब को ये सजा दी गई। तो साइफर ट्रायल उसका पहला नमूना हमारे सामने आ गया है। उसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जनाब आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और आपको पता है कि उनका हर एक फैसला मुतासबाना होता है पीटीआई के खिलाफ, और जस्टिस जहांगीरी उनके साथ मौजूद है। वो अलबत्ता काफी हद तक न्यूट्रल जज समझे जाते हैं, उन्होंने बड़े दबंग फैसले भी दिए हैं। तो पहले जो समाअत हुई है उस पर आपके सामने आ चुकी है तमाम चीजें कि क्या वो ओ माई गॉड तक के अल्फाज जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं अदालत की तरफ से, उन्होंने ये बात कोट की है। मैं खुद तो कोर्ट में नहीं हूं जाहिर है, लेकिन उन्होंने बात कोट की है कि ओ माई गॉड कहा है जस्टिस जहांगीरी ने कि जी इस किस्म से ये ट्रायल चलाया गया है, इस तरह से ये फैसले दिए गए हैं, इस किस्म की हरकतें की गई हैं। तो आपको जजेस का मिजाज यहां से समझ आ जाएगा। यही काम तोशा खाना के केस में होगा, और यही काम इद्दत के केस में आप देखेंगे कि जो अभी होने वाला है, क्योंकि उन दोनों केसेस में भी यही काम किया गया है। बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म के फटाफट केस चला के रात 11-11 12 बजे तक
ट्रायल करके अदालत के अंदर और जेल के अंदर अदालत लगाकर, ताकि इमरान खान साहब को इलेक्शन से एक हफ्ता पहले सजा सुनाई जाए और उसका असर लोगों पर पड़े, लोग बददिल हो जाएं कि इसे तो 31 साल सजा हो गई, ये तो बाहर नहीं आएगा, लिहाजा निकल के इसकी पार्टी को वोट देने का फायदा क्या। लेकिन असर उसका उल्टा हो गया, लोगों ने और जोशो जज्बे से और जोशो खरोश से निकल के वोट दिए हैं। तो होने वाला कुछ नहीं है। मैं आपको पहले अपने पिछले वीलॉग में कह चुका हूं कि ये तीनों केस, जो मेन केस है, केस तो 200 है, लेकिन जो मेन केस है, ये साइफर में सजा हुई है, इद्दत में सजा हुई है और तोशाखाना में जो सजा हुई है, अगर ये तीनों केसेस में इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी भी कर दिया जाए तो खान साहब अभी अदालत से, जेल से तो बाहर आने वाले नहीं है, जहां तक मेरा तज्जिया, मेरी अकल समझती है। क्यों? इसलिए कि ये लंदन प्लान के मुताबिक इनको लंबे अरसे तक अंदर रखने का प्रोग्राम है, ये इतनी जल्दी इनको बाहर आने नहीं देंगे। इसीलिए वो 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल भी अब खोल रहे हैं, 9 मई का ट्रायल भी अब खोल रहे हैं, और आप देखेंगे कि कोई ना कोई बहाना बना के, अंधेर नगरी चौपट राज है और जहां पर हर बंदा अपने मुफाद के लिए कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा है, वहां पर इमरान खान साहब का बाहर आना किसी भी के मुफाद में नहीं है, सवाए पाकिस्तान की अवाम के। पाकिस्तान की अवाम को तो खैर कोई पूछता नहीं है, लेकिन जितने मुक़्तदरा हल्के हैं, अदालतें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, दूसरी तीसरी सियासी जमातें हैं, हुकूमत है, कौमी असम्बली है, अपोजिशन है, सेनेट, अपोजिशन में तो पीटीआई है, सेनेट है, ये तमाम इदारे किसी के मुफाद में नहीं है कि इमरान खान इस वक्त बाहर आके पूरे मुल्क गिर एहतजाज को लीड करे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पर मजीद केसेस डाल दिए जाएंगे और उन्हें बाहर नहीं आने दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश करूंगा एक बार तो फिर जाने से पहले कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है, कमेंट्स जरूर दीजिए, उससे मैं अपना वीलॉग इंप्रूव कर सकता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।